नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर गोल्स में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सैम्पल पेपर 3 का जो आपका सेकंड पार्ट है। उस सेकंड पार्ट में हम लोग ये समझेंगे कि हमें कैसे काम करना है और वो जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उन्हें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है ना, जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उन्हें कैसे सॉल्व करना है। और अगर आपको चीज़ें बहुत ही बेहतरीन लग रही हैं, बहुत ही अच्छी लग रही है, आपका प्यार देख के बहुत अच्छा लग रहा है, तो छोटी सी जानकारी मैं आपको देता हूँ कि संस्था के द्वारा आप सभी के लिए आश्रम पद्धति मेंस के लिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए, हिंदी के लिए और सब्जेक्ट के लिए बहुत ही धमाकेदार क्लासेस लगातार चल रही हैं। इन क्लासेस में आपको क्या क्या मिलेगा, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्या क्या मिलेगा। पीडीएफ मिलेगा, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, लास्ट में मैराथन क्लासेस मिलेंगी और सैम्पल पेपर मिलेंगे और कैसे सॉल्व करना है ये भी सब कुछ मिलेगा। हर एक चीज़, अगर आप छोटा सिलेबस डिस्कस करने के लिए बैठे तो आपको ये समझ में आएगा कि इतने छोटे से टाइम में हमें कितना ज़्यादा काम करना होगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आप इस एग्ज़ाम में सर्वश्रेष्ठ करें, अपना सर्वश्रेष्ठ दें, तो आपको हमारे साथ जुड़ना होगा। जुड़ने के लिए नीचे नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे आपको कॉल करनी होगी। कॉल करने के साथ में जो भी डिटेल्स होंगी, जो भी आपको डिटेल्स चाहिए, वो सारी डिटेल आपको दी जाएगी। हर एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े पॉइंट के बारे में आपको बताया जाएगा कि एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, कितना लिखना है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कितना पढ़ना है, कितने प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने हैं और हर एक चीज़ जो छोटी से छोटी चीज़ है, बड़ी से बड़ी चीज़ है, उन सभी के बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा। आपको सिर्फ़ और सिर्फ हमारे साथ जुड़ना है, बाकी सारी प्रॉब्लम हमारे ऊपर छोड़ देनी है। आपको कुछ भी लिखना नहीं है, सारे नोट्स हम देंगे, कुछ भी नहीं लिखना है आपको, सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ना है और उसे याद करना है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यही काम करना है और दूसरा कोई काम नहीं करना है। और अपने मेंस के लिए प्रैक्टिस करनी है, अपने मेंस के लिए प्रैक्टिस करनी है, लगातार प्रैक्टिस करनी है। एक छोटे से छोटे पॉइंट में और बड़े से बड़े पॉइंट में आपको अपने जीवन को सफल करना है, तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि क्या आपके लिए बेहतर है और क्या बेहतर नहीं, कितना टाइम पढ़ना है। हर एक छोटी छोटी बात को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 जो है हमारा, उसका पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, आपको परेशान नहीं होना है। दूसरा ये भी है कि अगर चीज़ें अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दे ज़रूर। ठीक है ना। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा क्वेश्चन। थोड़ा सा मैं हट जाता हूँ, क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं। तो दिया हुआ है 2 कोहेरेंट सोर्स ऑफ intensity ratio 25.4 are used in an interference experiment। ठीक है, the ratio of intensities of maxima and minima in the interference pattern is, एक व्यतिकरण प्रयोग में कि कला संबंध स्रोत जिनकी तीव्रताओं का अनुपात 25:4 है प्रयोग में लाए गए हैं। व्यतिकरण चित्र में, मतलब जो पैटर्न दिया हो उस पैटर्न में महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात आपको बताना है। ये आपका क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के साथ में हम लोग आज पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। क्या करना है, कैसे करना है, ये सब चीज़ें मैं आपको प्यार से धीमे धीमे समझाऊंगा। सबसे पहले आप ये याद रखिए कि अगर 2 वेव एक डायरेक्शन में चल रही जिनकी थोड़ी सी फ्रिक्वेंसी में चेंज है, या फिर फ्रिक्वेंसी सेम मान लीजिए एम्पलीट्यूड में चेंजेस है, ठीक है, थोड़ा सा भी अगर एम्पलीट्यूड में चेंजेस है और अगर दोनों सेम फेज में चल रही हैं, सेम फेज में चल रही हैं, जब हम लोग कोई माइकल मोरले एक्सपेरिमेंट करेंगे ना, तो उस एक्सपेरिमेंट में आपको समझ में आएगा कि कैसे अर्थ के पास में रिलेटिविटी थ्योरी आ गई, आइंस्टीन ने कैसे सोचा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, आराम से हमें समझ में भी आएगा कि एक्चुअल में चीज़ें कैसे काम करती। तो हमने डिसाइड किया है कि हम लोग पढ़ेंगे माइकल मोरले एक्सपेरिमेंट। इसी सेट में दिया हुआ है, इसी सेट में दिया हुआ, मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा खोल देता हूँ आपके लिए। इसी सेट में दिया हुआ है और इसी सेट के साथ में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे जाइए, टेलीग्राम से जुड़िए, आपको वहाँ पे चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो हमारे पास 2 वेव्स दी हुई है। एक वेव ये है, थोड़ा सा इंटरफेरेंस आपको समझा देता हूँ मैं। एक ये वेव है, इसके पास में जो एम्पलीट्यूड है वो A1 है। ठीक है, एक दूसरी वेव है ये, इसका एम्पलीट्यूड A2 है। दोनों सेम फेज डिफरेंस में है, दोनों सेम फेज डिफरेंस में। अगर दोनों सेम फेज डिफरेंस पर है मेरी जान, तो कैसे काम करेंगे ये दोनों, तो इनका जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाएगा।
इनका जो एम्पलीट्यूड है ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A1 प्लस का A2। ठीक है, कैसे हो, जब सेम फेज डिफरेंस में होंगी तब। कैसे होगा, जैसे मान लो ये वाला पॉइंट इतना उठा था, तो ये वाली इक्वेशन में, इस वाली वेव में ये वाला पॉइंट इतना ही उठा था, एक टाइम पर एक फेज। मान लो ये वाला फेज कितना है, π/2 है, तो ये वाला फेज भी π/2 है। यहाँ पर अगर पाई फेज है तो यहाँ पर भी पाई फेज है, यहाँ पर अगर 2π फेज है तो यहाँ पर भी कितना 2π फेज है, मान लो ऐसे करके। ठीक है, सेम फेज का मतलब क्या है, अगर कोई एक पॉइंट, ये वाला पॉइंट मान लो A है, तो ये वाला पॉइंट भी A होगा और दोनों सेम फेज में होंगे। ये मान लो A' है, दोनों सेम फेज में होंगे। अगर दोनों सेम फेज में हैं तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, सम हो जाएगी। और अगर दोनों के बीच में π/2 की फेज डिफरेंस है, पाई की फेज डिफरेंस है, तो क्या होगा, तो उसके लिए हमें फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। बिल्कुल बना देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो फॉर्मूला देख लो फटाक से। तो फॉर्मूला होता है I = I1 I2। ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, ये सब कुछ, ये सारे के सारे लेक्चर्स बेहतरीन तरीके से आपको समझाए जाएंगे बिना टेंशन लिए। I1 प्लस I2, 2I1 I2 cos फाई। फाई क्या है, फेज डिफरेंस। अब कहेंगे सर यहाँ पे आपने कुछ गड़बड़ कर दिया, तो नहीं, तो सही हो गया ना, ठीक है ना, इतना क्लियर है। अब यहाँ से अगर हम आई मैक्सिमा निकालें तो पहले आप थोड़ा सा और समझ लो। आई इज इक्वल टू क्या होता है, होता है के ए स्क्वेयर। ए क्या है, एम्पलीट्यूड, के ए स्क्वेयर, ठीक है ना, के ए स्क्वेयर। तो यहाँ से अगर ए निकाले तो ए इज इक्वल टू A1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर, A3 स्क्वायर, A4 स्क्वायर। ऐसे आप सुपर पोजिशन की जो कंडीशन होती है उन्हें यूज़ कर सकते हो। हालांकि हमें ऐसे ही सॉल्व करना है, तो हम लोग ऐसे देख रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास ये आ गया इंटेंसिटी ऑफ दिस वेव, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें रेशियो दिया है किसका, हमें रेशियो दिया हुआ है 25:4 दिया हुआ है किसका, दो वेव्स का। तो पहली वाली वेव की इंटेंसिटी कितनी है, मान लिया 25K मान लो, या कोई भी कांस्टेंट ले लो। ये हो गया I1, I2 कितना दिया है 4, ठीक है, 4K मान लो। I1 I2 दिया हुआ है, समझ में नहीं आया क्या। I1/I2 इज इक्वल टू दिया है 25/4, ठीक है, 25/4। तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, 25 इसको मान लिया, 4 इसको मान लिया, काम खत्म है। अब हमें पूछना है कि भैया आई मैक्सिमम कितना होगा। तो आई मैक्सिमम कितना होगा, सोचो। आई मैक्सिमम के लिए फाई की वैल्यू कितनी होनी, 0 होनी चाहिए। दोनों सेम फेज डिफरेंस में होनी चाहिए, जो मैंने आपको यहाँ बताया, दोनों सेम फेज डिफरेंस में होनी चाहिए। तो फेज की वैल्यू कितनी, 0 हो जाएगी। जैसे ये 0 होगा तो ये वैल्यू खत्म हो जाएगी, बचेगा 1। 1 के साथ में ये वैल्यू आएगी तो कितना हो जाएगा, रूट का I1 प्लस का रूट I2 का होल स्क्वायर होगा। दिमाग लगाओ थोड़ा सा, यहाँ हो जाएगा रूट का होल स्क्वायर, रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस इतना है, इसकी वैल्यू हो गई 1। ये कितना बचा, ये कितना बचा, सेम हुआ कि नहीं हुआ। तो आई मैक्सिमम कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है, कहेंगे सर ठीक है। फिर दूसरे में आ जाओ, आई मिनिमम कितना हो जाएगा, आई मिनिमम कितना हो जाएगा। आई मिनिमम में मैंने क्या बताया था, ये वाली दोनों वेव्स कैसे चल रही थी, मान लो एक वेव चल रही थी, ये मैंने एक वेव बना दी, ऐसे कैसे, देखो दिखे ना तो चिल्लाना नहीं, मुंह मत बनाना भाई साहब, पहले देखो बोले दे रहा हूँ इसलिए। अब देखो दोनों के बीच में कितना फेज डिफरेंस रखा, तो हमने दोनों के बीच में पाई का फेज डिफरेंस रख दिया, ये। तो ये वाली का एम्पलीट्यूड है A1, इसका है A2, तो नेट एम्पलीट्यूड आएगा कितना, A1 माइनस का A2, ठीक है, A1 माइनस का A2। इंटेंसिटी में कितना होगा, दोनों का लेस हो जाएगा, समझ लो, सिंपल सी बात समझ लो। तो इंटेंसिटी में कितना आएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ 5 पर, 5 कितना हो जाएगा, हो जाएगा पाई। पाई होता है 180, 180 होता है माइनस का 1, यहाँ पर माइनस रखेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट का I1 माइनस का रूट I2, ये हो गया हमारा, इतना ठीक है। अब हमें I1 I2 की वैल्यू पता है, हमें आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का रेशियो बताना है, ठीक है, हमें इसका रेशियो बताना है। ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम में आपके आएगा, तो रेशियो निकाल दो, क्या दिक्कत है। तो हमने निकाला आई मैक्सिमम बाई आई मिनिमम इज इक्वल टू द, अब देखो यहाँ से चाहे तो I1 कॉमन कर लो, क्या ज़रूरत है, ऐसे ही कर लेंगे, क्या दिक्कत है। I1 प्लस का रूट I2 डिवाइडेड बाई I1 माइनस का रूट I2, बताओ कोई दिक्कत, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है अभी तक, ठीक है। वैल्यू रखो, I1 कितना है 25, 4 कितना हुआ 27 हुआ, ठीक है सर हो गया। यहाँ पे कितना है, सही है, गलत है, वेरी गलत। कैसे देखो, 25 आएगा यहाँ पे 25 रूट में,
माइनस का रूट में 4 कितना आएगा यहाँ पर, और 25 रूट में यहाँ पे आएगा, माइनस का रूट 4 यहाँ पे आएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, सोचो कितना आएगा भैया, कितना आएगा बताओ, लेस होगा कि नहीं होगा? कहेंगे जी सर लेस तो होगा। अगर लेस होगा तो वैल्यू यहाँ हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? ठीक है, अब समझो कैसे क्या होगा मामला इसका। तो ये हमारा हो जाएगा कितना, ये हमारा आएगा 5 माइनस का 2 कितना हो जाएगा 3, और ये कितना आएगा, ये हमारा आएगा 5 माइनस का 2, ओ सॉरी ये प्लस है यार, हाँ ये प्लस है भाई, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7 और ये कितना हो जाएगा 3, 7:3 आई मैक्सिमा एंड आई मिनिमा। ठीक है, ऐसे एक तरीका है। दूसरा तरीका समझिए, ये फार्मूला हमारे पास है, इस फार्मूले को चेंज किया हमने, जैसे हम चेंज करेंगे यहाँ से हम I1 कॉमन करेंगे, I1 रूट का हमने कॉमन किया, यहाँ बचा I मतलब 1 प्लस का रूट में I2 बाई I1, यहाँ हो गया 1 माइनस का I2 माइनस का I1। ठीक है, यहाँ से हमने I1 कॉमन किया, ये दोनों कट जाएंगे रूट में, बताओ कोई दिक्कत? अब इसकी वैल्यू यहाँ रख लेंगे, उस तरह सॉल्व करके ऐसे निकाल सकते हैं, वैसे भी निकाल सकते हैं, जैसे मैंने वैसे निकाल लो, क्या फ़र्क पड़ता है यार, आपको तो क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, आंसर देना है उनको, बात खत्म है सिंपल तरीके के साथ में। आप जितनी जल्दी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर रहेगा आपके लिए, समझ लीजिए। 2 दिन बाद आपके लिए एक सरप्राइज़ है, 2 दिन बाद आपके लिए एक बढ़िया सा सरप्राइज़ में लेके आने वाला हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पे आ गया आपकी, दिया है 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स are at a separation of r and carry current I. The force on 1 meter of wire will be। ठीक है, तो आपको याद आ गया होगा, हिंदी में बताऊँ तो समांतर चालकों के बीच में जो फोर्स लगता है उस फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे, फटाफट फटाफट आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है, मैग्नेटिज्म का है, ये वाला क्वेश्चन में करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मज़ेदार। ऐसे ही मैं सारी यूनिट्स आपको ख़त्म करा दूंगा, समझ लीजिए, एक एक करके धीमे धीमे मज़ेदार तरीके से, बिना टेंशन लिए। ठीक है ना, तो हमारे पास 2 वायर है। सबसे पहले थोड़ी सी मैग्नेटिज्म की कहानी सुना देता हूँ आपको, अच्छा लगे आपको जिससे। हमारे पास एक वायर ये है, इस वायर में आई करंट फ्लो हो रही है, इस वायर में आई करंट फ्लो हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ठीक है, इतना ठीक है। इस वायर की लेंथ अगर हमने L लिया तो उस पर एक फोर्स लगेगा, उस फोर्स की वैल्यू होती है F = I/B/L। ठीक है, कह रहे सर गलत है अभी, हाँ बिल्कुल गलत। देखो यहाँ पर जो B बन रहा है ना वो यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे बन रहा है, इसमें इसकी लेंथ से कोई मतलब नहीं। हमने एक फार्मूला माना F = I/B/L sin θ। मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ कि आपके पास में कौन सा फार्मूला है। ठीक है, F = I/B/L आपने पढ़ा है, ठीक है, इसका इस्तेमाल करना है। हमने कहा सर यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है जिसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, उसकी वैल्यू सर कितनी होती है बता दीजिए फटाक से। तो हमने कहा बिल्कुल बता देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो हम लोगों ने पढ़ रखा है क्या, एम्पीरियल सर्किट, एम्पीरियल लॉ हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो एम्पियर्स लॉ क्या कहता है, एम्पियर्स लॉ ये कहता है कि अगर किसी भी वायर में करंट फ्लो हो रही है और उसे हम एक क्लोज कर्व से कवर कर दें, ठीक है, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड और जो लेंथ एलिमेंट्स होते हैं दोनों साथ साथ चलते हैं, सेम डायरेक्शन में चलते हैं, वहाँ पर जो B.dl होता है वो μ0I के इक्वल होता है, सिंपल सी बात है। तो इस लेंथ पर, यहाँ पर माना ये डिस्टेंस r है, इस लेंथ पर B की वैल्यू कितनी आएगी, तो हमने कहा B की वैल्यू आएगी μ0I/2πr, इतनी आएगी। ठीक है, स्ट्रेट वायर जो इन्फिनिटी लेंथ का होता है उसके लिए इतना होता ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कहा सर I1 करंट फ्लो है तो यहाँ पर I1 हो जाएगा, तो इसकी वजह से B1 मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। जब कोई भी वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, या कोई भी, जैसे मान लो कि यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे थी,
ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, कुछ ऐसे करके। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है, सोचो, ये जा रही है अंदर की तरफ, ठीक है। यहाँ पर करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। देखो ये हमने थंब रूल लगाया, ये करंट ऊपर जा रही है, ये हमने अंदर की तरफ हो गया, तो ये हमारा हो गया, यहाँ पर लगाएंगे क्रॉस, और यहाँ से देखो इस डायरेक्शन में आ रहा है ये बाहर तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, डॉट। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है, यहाँ पर अंदर जा रही है, ठीक है। समझ लो सही से ध्यानपूर्वक। ये वायर है, इसमें करंट ऊपर जा रही है, तो हमने अंगूठे को ऊपर रखा और इधर ऐसे मोड़ दिया। तो यहाँ पर इस वाले पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, और इस वाले पोजीशन पर इधर की तरफ है, इस वाली जगह पर इधर की तरफ है, इस वाली जगह पर इधर की तरफ है, ठीक है ना। इतना हो गया। तो हमने कहा सर यहाँ पे एक चार्ज क्यों जा रहा है, चार्ज क्यों जा रहा है, इसके पास कोई वेलोसिटी है, तो हमने कहा सर बिल्कुल होगी। तो यहाँ से फॉर्मूला आएगा F=q_v_b, ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। अगर इसकी जगह पर कोई वायर हो, कोई L लेंथ का वायर हो, L लेंथ का वायर हो, ठीक है, L लेंथ का वायर हो और मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, और मैग्नेटिक फील्ड किसी भी डायरेक्शन में जा रही है, मान लो ये अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, और इसके पास में कोई एक वेलोसिटी है, छोटी सी वेलोसिटी है, मान लो छोटी सी वेलोसिटी है, जिसकी वजह से इसमें इसकी लेंथ L है, इसकी लेंथ L है, ठीक है, L है। इस लेंथ में जो करंट प्रोड्यूस होगी वो होगी I, मैग्नेटिक फील्ड होगा B, और ये होगा L, लेंथ इसकी, ठीक है ना। छोटा सा कॉन्सेप्ट था, मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे ही, बाकी मैं सब आपको लेक्चर्स में सही से बताऊँगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ये है, क्या कहते हैं इसको, छोटी सी जानकारी है ये B हमारा इतना हो जाएगा, इसको भी हटा दो यहाँ से क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। अब मैं इसको बना रहा हूँ सही से। देखो हमारे पास एक वायर ये हो गया, दूसरा वायर ये हो गया, ठीक है, दो वायर दिए हुए हैं। इन्होंने बोला है इसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर, तो हम लिखेंगे L=1 मीटर, यहाँ पे देख लो 1 मीटर ये दिया हुआ है, और इस पर लगने वाला फोर्स बताना है हमें, और इसकी डायरेक्शन बता दीजिए क्या दिक्कत है। यहाँ पर I1 करंट फ्लो हो रही है और यहाँ पर I2 करंट फ्लो हो रही है, दोनों की वैल्यू कितनी है, I है, इसकी भी वैल्यू कितनी है, I1=I, ठीक है, दोनों की वैल्यू I है, इसकी लेंथ भी दी हुई है और ये भी दिया हुआ है, ठीक है। हमें फॉर्मूला जनरेट करना है, तो हम चाहे दो तरीके से कर सकते हैं। इस I1 की वजह से यहाँ पर एक फील्ड बनेगा, ठीक है, इस I2 की वजह से यहाँ पे फील्ड बनेगा, दोनों फील्ड बनेंगे। सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लो, ठीक है। इसकी डिस्टेंस है R, इसकी डिस्टेंस है R, इसकी डिस्टेंस टोटल R है, ठीक है, इसकी डिस्टेंस है R, ठीक है। I1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इस वाले पॉइंट पे बनेगा, इस वाले पॉइंट पे R डिस्टेंस पे, तो इसका नाम रख दिया हमने पॉइंट P1, ठीक है। लिखेंगे एट पॉइंट P1 मैग्नेटिक फील्ड B1, इस B1 है ना, इस B1, ठीक है। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो कितनी होगी, B1 होगी, इधर की तरफ, इधर अंदर की तरफ जाएगी, तो हमने यहाँ लगा दिया ऐसे करके, ये B1, ठीक है। तो इस वायर में जो फोर्स जनरेट होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, F, या लिखिए 2, F2 इस वाले वायर पे लगने वाला फोर्स F2 I, किसमें करंट फ्लो हो रही है, I2, कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है, B1, I2 किसकी वजह से बनी होगी, चलो ये आपके लिए क्वेश्चन है। B1 कितनी लेंथ है, L, IBL, ठीक है, इतना हो गया। तो यहाँ से जो हमारा ये I है, I2, B कितना हो गया, B1 कितना है। अब कहेंगे सर B1 तो हमको पता नहीं, तो बिल्कुल B1 हो जाएगा, B1=μ0/2π I/R, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे μ0/2π I1, इसकी वजह से बन रहा, देख लो वहाँ पे I1/R × L। तो यहाँ पर F2 कितना हो जाएगा, F2 हो जाएगा कितना, μ0/2π I1/I2 L/R, ठीक है। देयरफॉर L=1 मीटर, I1=I, I2=I। तो हमारे पास फॉर्मूला फोर्स है कितना आएगा, F2=μ0/2π I²/R। तो ये हमारा हो जाएगा F2 का फॉर्मूला, ये हमारा हो जाएगा F2 का फॉर्मूला। मीन्स किसका फॉर्मूला है, सोच लो, याद लगाओ, दिमाग लगाओ, याद करो, दिमाग लगाओ।
तो इस वाले पर जो फोर्स लगेगा वो इतनी वैल्यू देगा, ठीक है। अब हम लोग ये भी कह सकते हैं सर यहाँ पर फोर्स कितना है, डायरेक्शन क्या है। तो देखो इसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाएगा, हमने ये अंदर की तरफ कर दिया, ठीक है, ये अंदर की तरफ कर दिया। कौन सा रूल लगा बताओ, लेफ्ट हैंड की राइट हैंड, ऐसे तो है ना, फोर्स इधर लगेगा देख लो। तो ये फोर्स डायरेक्शन इधर की तरफ होगी, ठीक है। इस पर भी इधर की तरफ फोर्स लगेगा, इधर, इस पर भी इधर की तरफ फोर्स लगेगा, वो भी देख लो फटाक से, वो भी देख लो साथ में। बताओ वैल्यू चेंज करके बता दूं, चलो वैल्यू चेंज करके नहीं बता देता हूँ पूरा पूरा, है ना। वैल्यू चेंज करने में दिक्कत हो जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगा, उड़ जाएगा क्या मतलब है। तो अब इस P1 को हटा देता हूँ मैं यहाँ से, सारी वैल्यूज हटाने पर, क्योंकि बिना हटाए वैल्यू आएगा नहीं। तो ये देखो वैल्यू दी हुई है। हमने कहा सर इस वाले में I2 करंट प्रोड्यूस हो रही है और ये वाला पॉइंट है P2। एट पॉइंट P2 मैग्नेटिक फील्ड इज B2, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड B2 हो जाएगा। यहाँ से इस पे R डिस्टेंस दी हुई है, ये R डिस्टेंस दी हुई है, तो इसकी वजह से इतना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, ठीक है। तो हमने कहा सर यहाँ से अगर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो ये वाली वैल्यू B2 कितना हो जाएगा, B2 इज इक्वल टू ये I2/R हो जाएगा। तो यहाँ पर जो फोर्स बनेगा, फोर्स कितना हो जाएगा, F1 इज इक्वल टू I, कौन सा है यहाँ पर 1 है, I1 B2 L बाई कितना, कुछ नहीं, इधर तो होगा ना, इतने तो होगा, कहेंगे सर होगा। तो ये हो जाएगा हमारा I1, ये B2 कितना है, μ0/2 पाई कितना है, I2/R और L वैल्यू रख दो। I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू 1 और क्या और लिखना है हमको L इज इक्वल टू 1 मीटर, रख दो वैल्यू। तो F1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा μ0/2 पाई, ये कितना हो जाएगा I2/R। सेम फॉर्मूला है पर यूनिट लेंथ के लिए। इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, कैसे लगेगा, ये है तो मैग्नेटिक बाहर की तरफ जाएगी, करंट ऊपर तरफ है, फोर्स इधर लगेगा, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ हो गई, करंट ऊपर तरफ, ये बाहर की तरफ, ठीक है ना। सब करें इसको। ओके आगे चलते हैं। द टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन डिपेंड्स अपॉन इट्स, ठीक है, किसी सरल आवर्ती गति कर रहे कण की कुल ऊर्जा निम्न में से किस पर निर्भर करती है, ठीक है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन दिया है तो आप अपने हिसाब से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर सॉल्व करना चाहें तो हम लोग कैसे करेंगे, कोई पार्टिकल है, ठीक है, इफ एनी पार्टिकल इन मूविंग सिंपल हार्मोनिक मोशन या क्रिएट ए सिंपल हार्मोनिक मोड देन वी कैन क्रिएट सिंपल, ऐसा है। या फिर आप कोई भी एक डायग्राम बना सकते हैं ऐसे करके, ठीक है, कोई भी एक डायग्राम बना दीजिए सिंपल सा। ये हमने डायग्राम बना दिया सिंपल सा। इस सिंपल से डायग्राम को बनाने के बाद में हम सोचते हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहाँ से यहाँ तक का, ये y है। तो y के लिए इक्वेशन होता है कितना, a sin ओमेगा टी, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है। वेलोसिटी के लिए इक्वेशन क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन कितना होता है हमारे पास, a sin ओमेगा टी, वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट, ये लिखेंगे वी नो दैट। एंड वेलोसिटी इज a ओमेगा cos ओमेगा टी। Therefore kinetic energy half m v square is equal to half m a square omega square cos square omega t, and potential is most important, half k y square। यहाँ पर k कितना है, k सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, k कितना है। तो हम ऐसे समझ सकते हैं k इज इक्वल टू कितना, तो आपको एक रिलेशन आता है, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट में इन रूट m बाई के। तो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सोचो, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k बाय m। हियर k इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर, y इज इक्वल टू a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। कोई दिक्कत, कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास m है, ओमेगा है, a है, m है, a है, ओमेगा है, ठीक है। टोटल एनर्जी पूछा है तो टोटल एनर्जी T इज इक्वल टू E इज इक्वल टू U प्लस के,
इज इक्वल टू, डिपेंडेंसी बतानी है किस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो हाफ m है, a है ओमेगा ओमेगा, तो m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर करेंगे कॉमन, तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस का कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, दोनों का ये हो जाएगा। टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। किस पे डिपेंड कर रहा है देख लो, a पर, m पर, ओमेगा पर, ठीक है, सिंपल सा है, और कुछ नहीं। तो यहाँ लिख दो, तो E प्रोपोर्शनल टू m, E प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर, E प्रोपोर्शनल टू 1/t स्क्वायर, ये सब कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते थे। कैसे करना है, कोई पार्टिकल है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में है। अब इसी क्वेश्चन को एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हो, देखो कैसे, इतना थीम करने की जरूरत भी नहीं थी, सिंपल आप 10 नंबर का दिया है, अगर टाइम नहीं बच रहा है तो कैसे करेंगे ये भी समझ लीजिए। अगर टाइम नहीं बच रहा है तो आप शॉर्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि इफ एनी पार्टिकल मूविंग create a simple harmonic motion, then particle have a velocity, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो कि वेलोसिटी दी हुई है और उसके साथ में हम उसके साथ में मोशन करा रहे हैं, जैसे ये हमारे पास में एक पार्टिकल, इसके साथ में v मैक्सिमम कितना है, a ओमेगा है, ठीक है, a ओमेगा है, तो हाफ m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर निकाल सकते हैं। फिर पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, हाफ m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, दोनों का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ऐसे करके भी सॉल्व कर सकते हो, इसकी ज़रूरत नहीं, ऐसे मत करो, गलत तरीका है ये तरीका गलत है, क्योंकि ऐसे तो गलत तरीका तो बनाया क्यों आपने, है ना, सॉरी सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तो जल्दी चलते हैं, बहुत टाइम हो रहा है। अब दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, आया स्क्रीन पे, गिवन गिवन है आपके पास में, सिग्मा 10⁻⁸ SI यूनिट दिया हुआ है। द टेम्परेचर एट विच अ ब्लैक बॉडी लूजेस थर्मल एनर्जी एट द रेट ऑफ 1 वाट पर सेंटीमीटर विल बी। कृषिका का ताप जिस पर ऊष्माहाश 1 वाट पर सेंटीमीटर की दर से हो रहा होगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। देखो आपको टेम्परेचर बताना है, बट सिग्मा की वैल्यू जो एक्चुअल 5.67 10⁻⁸ होती है वो नहीं दिया हुआ है, कुछ एक अलग से वैल्यू दे दी है। तो प्रोपोर्शनल टू T⁴, ये कोई नियम होता है क्या? होता है, बिल्कुल होता है। ये कौन सा नियम है? स्टीफेंस लॉ है। स्टीफेंस लॉ है। अगर स्टीफेंस लॉ ये है तो इसी में हमें फॉर्मूला यूज़ करना है, E = सिग्मा T4, ठीक है। टेम्परेचर नहीं दिया है, क्या निकालना है हम लोग को? टेम्परेचर ही निकालना है, ठीक है ना। इतना है, तो ये कितना दिया 1, ये कितना दिया 10⁻⁸, ये दिया है T4, ठीक है। तो T4 = हो जाएगा 10⁸ 8। तो कैसे करेंगे? सपोज करिए दिमाग लगाइए, ठीक है। तो यहाँ पे 4 पावर दी हुई है, यहाँ पे 10 दिया हुआ है, तो कैसे सॉल्व कर सकते? सोचो, दिमाग बहुत लगा। दो तरीके हैं। एक क्या करें, हम इसको हटाएं, यहाँ पे करें, सॉरी शक्तिमान, यहाँ करें 1/4 कर दें, ठीक है। अब 1/4 किया तो 10 टू पावर कितना हो जाएगा? 8 × 1/4, तो 2 आ जाएगा। क्या 2 होगा सच में? दिमाग लगाइए। तो ठीक है, इतना ही हो जाएगा। T = 10⁻², क्या लिखेंगे? केल्विन, ठीक है, केल्विन। ओके, ये बेसिक क्वेश्चन था, आप इसको ऐसे ही कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने एक क्वेश्चन इसलिए डाल दिया कि आपको याद रहे कि स्टीफन कांस्टेंट कितना होता है, कैसे रूल परफॉर्म करता है, तो कैसे ये वर्क करता है, इसको समझ लीजिए। इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सोचो, अगर आपके पास में कोई ब्लैक बॉडी है, ठीक है, या कोई भी एक बॉडी है जिसको हम एक टेम्परेचर, पार्टिकुलर टेम्परेचर दे रहे हैं, ठीक है, या एनर्जी दे रहे हैं, टेम्परेचर एनर्जी कुछ भी दे रहे हैं। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं, वैसे वैसे एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है। टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने पर एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है। और एक लॉ आपको ये और याद होगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है वैसे वैसे एनर्जी इंक्रीज़ होती है। बट किसी भी पार्टिकल की
किसी भी पार्टिकल की क्या कम होने लगती है, वेवलेंथ। वेवलेंथ शिफ्ट होने लगती है, डिस्प्लेस होने लगती है, मैक्सिमम वैल्यू से कम की ओर हो जाती है। वो कौन सा नियम था, वीन्स लॉ था। ठीक है, वीन्स लॉ था। तो लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल टू बीन कांस्टेंट। ठीक है, और ये नियम क्या था, इज इक्वल टू सिग्मा T4। अब T4 का जगह पर हम लोग लिखते हैं, शुरुआत में बॉडी के पास में कोई टेम्परेचर होगा, इसलिए हम लिखते हैं यहाँ पर T0 की पावर 4 प्लस T4। ऐसे भी कर सकते हैं, बट हमें इसको ऐसे ही लिखना है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। इन सब के लॉन्ग लॉन्ग डेरिवेशन से ये सब कुछ कराए जाएंगे आपको, इन सब के लॉन्ग लॉन्ग डेरिवेशन से सब कुछ कराए जाएंगे बिल्कुल मज़ेदार तरीके से, बिना टेंशन लिए आप परेशान मत होइए। अब जब ये वीन कांस्टेंट आ गया तो कोई बॉडी होती है, उसमें से क्या क्या एक्शंस होते हैं बॉडी के पास में। सपोज करो कि एक बॉडी है, इस बॉडी पर कोई रे आकर के टकराती है यहाँ पर, तो कुछ इसके अंदर जाएंगी, कुछ ये ऑब्जर्व कर लेगा ऐसे करके, कुछ ऑब्जर्व कर लेगा और कुछ ये रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट एंड रिफ्रैक्ट, तीन कंडीशंस एक ऑब्जेक्ट के ऊपर होते हैं। तो आपको ऐसे याद रखना, ये सब पढ़ाया जाएगा, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है ना, आगे चलते हैं, बिना किसी टाइम के गवाए हुए हम लोग आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये लास्ट है आपका। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r एंड mass m about an axis passing from the edge of a disk and normal to the disk is। तो हिंदी में पढ़ दूँ, आर त्रिज्या एवं द्रव्यमान की शक्ति दी हुई है, उसमें एक पास हो रही है एक्सेस से, याद रखना। तो वो कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है। एक हमारे पास डिस्क दी हुई है, ये डिस्क है, इस डिस्क के इस वाले पॉइंट से, सेंटर से डायमीटर के रिस्पेक्ट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है, mr²/2 इतना होता है। ठीक है, अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया इस डिस्क का ये सब हो गया। अगर आपको ये सब नहीं पता है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं, फ्यूचर गोल्स फिजिक्स डाल करके आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, आप वहाँ पर जाके सर्च करिए, मज़े करिए। ठीक है ना, तो ये इतना हो गया आई हमारा। ये किसके रिस्पेक्ट में है, ये इसके सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में है। हमें किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, हमें इसके इस एक्सेस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, हमें इसके रिस्पेक्ट में आई फाइंड करना है। तो हमारे पास में एक बेसिक सा फॉर्मूला था, आई इज इक्वल टू आई सी एम प्लस का mr², जहाँ से ये था r। ठीक है, ये हमारा है r या a या d, कुछ भी ले सकते हैं। तो i इज इक्वल टू mr², आई सी एम कितना है /2 प्लस का ये कितना है mr², ये कितना हो जाएगा 3/2 mr²। ये हो गया हमारा आई, ओरिजिनल आई। ठीक है, इसकी जगह पर ज़रूरी नहीं कि यही देगा आपको, इसने बोला कि भैया हमारे पास एक स्पीयर है, एक स्पीयर है, इस स्पीयर के इस एक्सिस से पास होने वाली, इस एक्सिस से पास होने वाली, ठीक है, एक्सिस के अबाउट में, मतलब शापेज कह सकते हैं। ठीक है, हमें बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो हमें पता होना चाहिए कि भैया इसके रिस्पेक्ट में कितना होता है, सेंटर से जो लाइन पास होती है उसके रिस्पेक्ट में होता है कितना, 2/5 mr²। ठीक है, 2/5 mr² होता है। अब हमें इस एक्सिस के अराउंड निकालने, तो आई इज इक्वल टू 2/5 mr² प्लस का mr², कितना हो जाएगा 7/5 mr², ये हो जाएगा आई। ठीक है, ये लिख लो ए बी, लिख लो सी डी, तो हो गया ए बी। ठीक है, क्वेश्चन कैसे क्रॉस करेगा सोचो, थोड़ा दिमाग लगा लो, तो मैं बताता हूँ, थोड़ा समझदार क्वेश्चन। एक रेशियो पूछेगा आपसे, कैसे, किसी भी स्फीयर के डायामीटर से पास होने वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू है I1। ये वैल्यू कितनी होगी, I1 इज इक्वल टू हो जाएगी 2/5 mr², इतनी होगी। और किसी भी एज से पास होने वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होगी कितनी, I इज इक्वल टू 7/5 mr²। दोनों का रेशियो कितना होगा, तो I1 ये हो जाएगा I2, I1 रेशियो I2 इज इक्वल टू कितना होगा, सोचो, दिमाग लगाओ, इसमें भी दिमाग लगाना है क्या, 5 mr² डिवाइडेड बाई 7/5 mr²। ये इससे उड़ेगा, ये इससे उड़ेगा,
तो कितना आ जाएगा 2:7। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, इसलिए मैंने आपको करा दिया, ठीक है। इसकी जगह पर यहाँ से बोल सकता है कि भैया इसमें ये I2 है और ये वाला हमारा है I1 इतना, ये हमारा इतना है I1। देन I1 रेशियो I2 इज इक्वल टू कितना होगा, तो mr²/2 इंटू 2/3 mr², ये इससे उड़ेगा, ये इससे उड़ेगा, 1/3 आ जाएगा, ठीक है। इसकी जगह पर दूसरे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, उन क्वेश्चंस को भी देखना पड़ता है लोगों को। कहेंगे सर देखना पड़ता है, इसका मतलब क्या है? देखना पड़ता है इसका मतलब है मेरे लाल ये कि कुछ तो नया है इसकी जगह पर। ये बहुत ही सिंपल प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रैक्टिस सेट है। अब हम लोग पहुंच गए हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी का बस एक क्वेश्चन कराया जाएगा। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक LCR सर्किट दिया हुआ है। LCR सर्किट की रेजोनेंस की कंडीशन को प्रूफ करना है, रेजोनेंस की कंडीशन को प्रूफ करना है, ठीक है। तो रेजोनेंस की कंडीशन के लिए पहले फिगर बनाना पड़ेगा आपको। तो हमारे पास L है, ये L होता है, ये हो गया हमारा C, ये हो गया हमारा R, ठीक है, ये हो गया हमारा R, ठीक है। LCR इसको हमने एक वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया। ये क्या है, वोल्टेज मतलब AC सप्लाई से, ठीक है। इसके बीच का जो वोल्टेज है वो V है, ठीक है। इसके सिरों पर, इसके हेड्स के अराउंड्स में जो वोल्टेज है वो VL है, यहाँ पर VC है, यहाँ से इतना, और ये जो है VR है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो V² इज इक्वल टू हो जाएगा VL स्क्वायर, नहीं स्क्वायर क्यों लिख रहा हूँ मैं पागल, VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस का VR स्क्वायर। पहली कंडीशन V² इज इक्वल टू VC माइनस का VL का होल स्क्वायर प्लस का VR स्क्वायर। एक तीसरी भी कंडीशन है, वो कंडीशन है V² इज इक्वल टू IR स्क्वायर, ठीक है, ये उड़ जाएगा। कंडीशन कौन सी समझो, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ ये मैं आपको। ये हमारा है IR मीन्स V, इसको ऐसे लिखो, ये R है हमारा, ये हमारा R है, ये हमारा है L, ये हमारा है C, ठीक है। पहली कंडीशन में क्या होगा, VL VC होगा, ठीक है। तो VL क्या है हमारा, जो हमारा इंडक्टेंस दिया है उसके ऊपर जितना वोल्टेज क्रिएट होगा वो वैल्यू है VL, ठीक है, VL ग्रेटर देन VC। दूसरी में क्या होगा, VC ग्रेटर देन VL होगा। तीसरी कंडीशन में क्या होगा, VL इज इक्वल टू VC। इस कंडीशन में क्या बनेगा, XL ग्रेटर देन XC। इस कंडीशन में XC ग्रेटर देन XL। इसमें क्या बनेगा, XL इज इक्वल टू XC, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला, तो मेरे लाल VL इज इक्वल टू IXL, VC इज इक्वल टू IXC, और इसके इक्वल क्या होता है IR, ठीक है। इतना होता है, इतना आपको याद रखना है। ये कंडीशन हो गई हमारे पास। इस कंडीशन के बाद क्या करना है, इस कंडीशन के बाद में देखो आपको बताना है कि रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है। रेजोनेंस कंडीशन में ये होता है, ठीक है, रेजोनेंस कंडीशन में ये होता है। तो कहेंगे सर रेजोनेंस कंडीशन तो होता है, कोई दिक्कत नहीं, बट हमें ये बताइए टोटल इंपेडेंस कितना होता है। तो टोटल इंपेडेंस निकाल दो, Z इज इक्वल टू XL माइनस का XC का होल स्क्वायर, अगर ये कंडीशन फॉलो करें तो, प्लस का R² रूट में, ये हमारा Z है टोटल इम्पिडेंस, ठीक है, टोटल इम्पिडेंस। ये सब कुछ मैं आपको डीपली समझाऊंगा, डीपली पढ़ाऊंगा हर चीज़। तो यहाँ से इतना हो जाएगा, इसको हटा देता हूँ मैं पहले, इसको मैं हटा देता हूँ पहले क्योंकि इसकी ज़रूरत ना है हमारे को। तो ये हमारा हो जाएगा XL। XL इक्वल क्या होता है, ओमेगा L होता है। X इक्वल टू क्या होता है, 1/ωc होता है, ठीक है। यही रेजोनेंस की कंडीशन है और रेजोनेंस कंडीशन को प्रूफ करना है। तो ω² इज इक्वल टू हो जाएगा 1/LC, देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/√LC। देन ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, 2πf इज इक्वल टू 1/√LC, देयरफॉर f इज इक्वल टू 1/2π√LC। ये ऐसे कुछ बेसिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपको, ऐसे कुछ बेसिक क्वेश्चन। तो इस वाले ऑसिलेशंस के पास में जो फ्रीक्वेंसी होगी, जो ऐसी वाली फ्रीक्वेंसी होगी, उसकी वैल्यू कितनी होगी, अगर ये रेजोनेंस कंडीशन में है तो कितनी होगी, 1/2π√LC,
ठीक है, रूट में LC। इतना क्लियर है? कहिए सर वेरी क्लियर है। अब आगे समझो इसके आगे क्या समझना है? कहीं सर फ्रीक्वेंसी के बाद भी कुछ आता होगा? नहीं, ये हमारी रिजोनेंस कंडीशन थी, हमने इसको बताया। ठीक है, इस कंडीशन को छोड़ के टोटल इम्पीडेंस दोनों कंडीशन में देख लो। दोनों का फेज डिफरेंस भी बता दूँ क्या? तो दोनों का फेज डिफरेंस भी देख लो साथ में। ये हमारा था VL, ये था VL ग्रेटर देन VC था। इस कंडीशन में जो हमारे पास ग्राफ बनेगा ऐसे करके बनेगा, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा VL माइनस का VC और ये हो जाएगा हमारा VR। ये एंगल है फाई। देयरफॉर tan फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? VL माइनस का VC बाई VR। ठीक है, या यहाँ से आएगा कितना? XL माइनस का XC बाई R। ये हो जाएगा हमारा tan फाई। ठीक है, पावर फैक्टर भी देख लो कितना आ जाएगा। तो पावर फैक्टर cos फाई होता है, cos फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ऐसे ट्राइंगल लगाओ फटाक से, बेस VR बाई, ये लाइन कितनी हो जाती है? Z। VR बाई Z, ये है Z। अब Z की वैल्यू कितनी थी? Z इज इक्वल टू VL माइनस का VC का होल स्क्वायर प्लस का VR का स्क्वायर, यहाँ पर रख दो, रूट में VL माइनस का VC का होल स्क्वायर प्लस का VR स्क्वायर बाई, ओहो ये मैंने क्या रख दिया, इज इक्वल टू IR बाई, यहाँ पे कितना आ जाएगा? देखो मैं क्या रखे दे रहा हूँ, VR बाई रूट में VL माइनस का VC का होल स्क्वायर प्लस का VR का स्क्वायर। इसे और ओपन कर लो तो cos फाई कितना हो जाएगा? cos फाई हो जाएगा हमारा R बाई XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस का R स्क्वायर रूट में। ठीक है, अब समझो, इन रिजोनेंस कंडीशन, ठीक है, XL इज इक्वल टू XC या VL इज इक्वल टू VC सॉरी शक्तिमान है ना, तो इस वाले को कर देंगे 0, तो ये R स्क्वायर से इसकी वैल्यू कटेगी, तो cos फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बोलो 0 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, तो किसी भी सर्किट में cos फाई की वैल्यू 0 कैसे होती, कब होती, ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे? हमारे नए लेक्चर्स में। ठीक है, तो कल हम लोग रिलीज़ करेंगे उस लेक्चर को। रिलीज़ का मतलब ये कोई मूवी नहीं है, तो हम लोग करेंगे अब आगे की थोड़ी सी बातें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो जानकारी जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका आश्रम पद्धति मेंस में सिलेक्शन हो जाए तो आपको हमारे साथ जुड़ना होगा, फ़ीस बहुत कम है। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके लिए चीज़ें अवेलेबल हैं, आपको बहुत सब कुछ मिलेगा। आपको इस नंबर पर कॉल करना है, कॉल करने के साथ में हमारे साथ जुड़ जाना है और लगातार क्लासेस आपको मिलेंगी। 15 फरवरी से लगातार क्लासेस आपको मिलने लगेंगी, आपको टेंशन नहीं लेनी। ठीक है ना, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी क्वेरी हो आप इस पर कॉल कर लीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।